हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आपकी पढ़ाई प्रिपरेशन कैसी चल रही है? नाइस, परफेक्ट। सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ, इसकी लिमिटेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। सो कूलॉम्स लॉ पे आते हैं। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? 600 बीसी में चार्जेस डिस्कवर हुए एंड 18th सेंचुरी के एंड में जाके हमको ये फॉर्मूला मिला। 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में हमने ये पता किया दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो यू कैन सी 2400 ईयर्स लग गए हमको ये पता करने में दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। उसके बाद 50-60 साल और लग गए ये पता करने में दैट इनके बीच में फोर्स कितना लगता है। सो विल स्टार्ट विथ कूलॉम्स लॉ। So suppose there are 2 point charges Q1 and Q2 at a distance R in vacuum। पहले समझ लो फिर मैं नोट करा दूंगा। दो पॉइंट चार्जेस है, बॉडीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये वैक्यूम में है, किसी और मीडियम में नहीं है। देन इनके बीच का जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज गिवन एज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, बार बार इतना ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग इसको स्मॉल के से भी शो करते हैं। स्मॉल के आप यूज कर सकते हो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इतना फोर्स होता है इन चार्जेस के बीच में, दैट इज कूलॉम्स लॉ। ये के की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यहां से के की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम एंड कूलॉम पर कूलॉम स्क्वायर। इफ यू फाइंड एप्सिलॉन फ्रॉम हियर, सो ये कितना आएगा? 1/4π 9 × 10⁹ 8.85 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर per Newton meter square. So this is called absolute permittivity. Absolute permittivity or permittivity of free space, permittivity of air, permittivity of vacuum. ये सबका मीनिंग सेम है। Absolute permittivity, permittivity of air, vacuum और free space। तो इससे अपने को क्या पता चलेगा? मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में। तो स्कूल एग्जाम में आपको लिखना क्या है? सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R इन वैक्यूम, देन फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय दिस वैल्यू। और ये डेटा भी वहां लिखना है आपको। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Suppose 2 point charges 10 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept 2 meter apart. We have to find electrostatic force between these charges. कैसे कैलकुलेट होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। 9 × 10⁹ 10 माइक्रो एंड 4 माइक्रो divided by 2 का स्क्वायर। सो दिस इज कैंसल्ड आउट। 9 × 10⁻⁻12 एंड दिस इज 10, सो दिस इज 10⁻².09 न्यूटन। तो ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, वो कैसे पता चलेगा? इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। इसके भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एज इट इज। इसको लिखने के लिए बोर्ड में थोड़ा आराम से आप देखना। सपोज देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस
Q1 and Q2 at positions R1 and R2 वेक्टर। 2 पॉइंट चार्जेस है, इसका पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। अपने को बताना है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी। सो इफ यू राइट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यू कुड ऑल्सो राइट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। उसको लिखने का तरीका ये है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। आप बस ये देखा करो, फोर्स के साथ क्या है? 1, तो ये किस पे फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग? ऑन 1 ड्यू टू 2। सो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपने को बस इसमें एक डायरेक्शन लगानी है इस टॉपिक में। तो ये डायरेक्शन कैसा होगा बताओ? अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम। ये इसको इधर रिपल करेगा और ये इसको इधर रिपल करेगा। यहीं पे एक प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अगर ये सेंट्रल नहीं होता सो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम एक्ट नहीं करता। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? जो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स एक्ट करते हैं। तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे इसकी देख रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज आगे हम लोग देखेंगे। नाउ ये जो अपने को डायरेक्शन लिखनी है, दिस डायरेक्शन, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? दिस इज रिटन एज 2 1 कैप। बिकॉज ये जो डायरेक्शन है, आप थोड़ा सोच के बताना, 2 to 1 की डायरेक्शन में है या 1 से 2 की डायरेक्शन में है? करेक्ट, 2 से 1 की डायरेक्शन में। तो आप यहां लिखोगे R21 कैप। इसको 11th के कॉन्सेप्ट्स पे जाओ। ये डिस्प्लेसमेंट लिखते कैसे थे? ये वाली डायरेक्शन को फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। नाउ यहां तो कैप है, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो आप यहां क्या करोगे? R21 से डिवाइड करोगे। नाउ आपको ये पता है वेदर R21 और R12 बोथ आर इक्वल टू R। 1 से 2 तक का जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, या 2 से 1 तक का है, दोनों सेम ही है। तो इसको आप अगर R लिखोगे तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। सो इसको लर्न करने का तरीका क्या है? यहां 1 एंड देन 2 है, यहां भी 1 एंड देन 2 है। अब आप बोलोगे सर माइनस चार्ज आएगा तो डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। आप यहां पे माइनस रख देना। अगर ये चार्ज एक कोई सा भी माइनस आ गया तो यहां पे माइनस रख देना। स्टिल यहां 1 एंड 2 रहेगा। तो ये तो उनके लिए जिनको डायरेक्शन ये इधर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। 11th वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक है डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक का। अदरवाइज कोई भी अपने को ये डायरेक्शन के लिए कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे हम लोग? 1 पे और ये 2 अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली आपको लगेगा फोर्स ऐसा आउटवर्ड लगेगा, ये डायरेक्शन लिख देना। एक माइनस हो गया मतलब अपोजिट चार्जेस हो गए, इनवर्ड लगेगा, ये डायरेक्शन लॉजिक से लिख देना वो वेक्टर। स्कूल एग्जाम में कैसे लिखना है आपको फिर से बता रहा हूं। सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट पोजीशन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, देन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज गिवन बाय दिस, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज गिवन बाय दिस। इसमें 2 माइनस 1 ऐसा लिख देना। तो अगर आप यहां यूनिट वेक्टर लगा रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तब तो यहां R स्क्वायर होगा। यूनिट वेक्टर भी लगा रहे हो तो भी R स्क्वायर होगा, बिकॉज आप सिर्फ वहां डायरेक्शन उसके साथ असाइन कर रहे हो। अगर आपने यहां ऊपर वेक्टर लिख दिया तो अब इसकी एक यूनिट आ गई पोजीशन वाली, तो आपको नीचे भी पोजीशन क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। यूनिट वेक्टर है स्क्वायर होगा, पोजीशन वेक्टर है क्यूब होगा। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। Ten microcoulomb charge is kept at 1,2 and 4 microcoulomb charge is kept at 4,-2. आपको बताना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, एंड फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट।
नाउ बहुत ही सिंपल है, पहले तो मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं, फिर इसको हम लोग विजुअलाइज करके देखेंगे। सो आप लिखोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 k q1 q2 अपॉन r क्यूब r1 माइनस r2 वेक्टर, ऐसा लिख दिया। 9 इंटू 10⁻⁹ q1 q2, 10 इंटू 10⁻⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁻�6 अपॉन r क्यूब। इसके साथ यहां मल्टीप्लाई क्या कर दिया, r1 माइनस r2, दिस माइनस दिस, तो क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बताओ, -3 i कैप, 1 माइनस 4 इज -3 i कैप, 2 माइनस -2 विच इज 4 j कैप। ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां r क्या रखना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ऑब्वियस आपको पता है, √3² प्लस 4² विच इज 5। यहां क्या आएगा बताइए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू, दिस इज 36, नीचे इस 5 का क्यूब, 10⁻⁴ कितना हो गया बताइए, 10, और ये -12 -2, उसके साथ ये -3i कैप प्लस 4j कैप। इसकी वैल्यू जो भी आ जाएगी 36 अपॉन 125 10⁻⁻2 -3 प्लस 4j कैप। दिस इज आंसर। एक चीज और हम कर सकते थे, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, तो बस इसमें ये यूनिट वेक्टर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे, -3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5, आपको बिल्कुल सेम आंसर मिलता। ना है तो ये बहुत सिंपल सा, इसमें मैक्सिमम लोगों का डाउट यही होता है, ये डायरेक्शन हमने सही लिखी है या नहीं लिखी है, रिवर्स तो नहीं लिख दी है। आप विजुअलाइज करके देखो, मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं, r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स यहां पे लगा के देखो आप, 1, 2 इधर कहीं पे होगा, 1, 2 10 माइक्रो, और 4, -2 4, -2। मैं आपको बस विजुअलाइज करा रहा हूं, मेथड्स तो बहुत इजी भी है। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, आपने क्या निकाला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो क्या आ गया इस डायरेक्शन में, ऐसा। तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट आएगा माइनस, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। तो 3 मेथड्स हैं, पहला तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, दूसरा मैग्नीट्यूड लिख के सिर्फ ये यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा विजुअलाइज करके देख लो कि ये फोर्स किधर लगेगा। क्या हमेशा ऐसा इसको ड्रॉ करने की जरूरत है, 3D में लगेगा, अगर ये 3D में कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो क्या ये पूरा ड्रॉ करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। आप कहीं पे भी 2 पॉइंट ऐसा ले लेना, ऐसा पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे अपने पेज में ये 2 पॉइंट्स आप ले लेना, और अगर ये दोनों प्लस चार्जेस है तो इधर फोर्स लगेगा। अब आप खुद सोचना ये डायरेक्शन कैसे निकलती है, r1 माइनस r2 से, वो डायरेक्शन कैसे निकलती है, r2 माइनस r1 से। नाउ आगे बढ़ने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, कूलॉम्स लॉ की। First property is it is one of 4 fundamental forces. Fundamental forces in nature क्या थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये उसमें से एक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट इज सेंट्रल फोर्स, ये हम देख चुके हैं। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है, दैट इट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, बस आपको इतना लिखना है, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। नेक्स्ट इट ओबेज
इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि अभी आपने देखा था ये फोर्स कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको डबल किया ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड जितने भी फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, एक और लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से लॉ को बताया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, it obeys or follows superposition principle. Next, it is a conservative force, मतलब आप इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो जहां जहां पे ये फोर्स लगेगा। तो ये तो होगी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज लिमिटेशन। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज, अभी आपने जो देखा दैट इट इज फॉर point charges, not charged bodies। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, सपोज ये एक रॉड है, इस पे एक चार्ज है, यहां चार्ज Q2 है, Q1 एंड Q2। तो इनके बीच का फोर्स निकालने के लिए यहां चार्ज को एज्यूम नहीं कर लेना पॉइंट चार्ज के जैसा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट पे फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे हम 11th में ग्रेविटेशन में करते थे। सो ये पॉइंट चार्जेस के लिए लगेगा, चार्ज बॉडीज के लिए नहीं लगेगा। चार्ज बॉडीज के लिए कब लगेगा वो भी हम लोग देख चुके हैं, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू देयर साइज, देन बॉडीज कैन बी अज्यूम्ड एज व्हाट, पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट लिमिटेशन इज, कई जगह पे आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ये मूविंग बॉडीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बट जब तक स्पीड उनकी बहुत कम है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दोनों मूविंग है, एक मूविंग है, कोई सा भी केस है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी हम लोग देखेंगे ये वाले क्वेश्चंस, Q1 एंड Q2, जब यहां पे चार्ज का लीकेज होगा, ये थोड़ा पास आएंगे तो हम यहां अप्लाई इसको करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिबेटिंग पॉइंट भी होता है, कहां ये लगता है कहां नहीं लगता है, बट हम लोग को उतना ज्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है। आप समझ लो कि जब तक स्पीड कम रहेगी तब तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अगला ये जो पॉइंट है ये भी बहुत डिबेटिंग है, आप नेट पे देखोगे, बुक्स में देखोगे, कई जगह पे इस पे अलग अलग पॉइंट्स गिवन होते हैं या लंबे लंबे इस पे डिस्कशन चलते रहते हैं, थोड़ा आप समझना। नेक्स्ट पॉइंट इज कूलॉम्स लॉ इज मीडियम, कूलॉम फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट, थोड़ा आप समझना। मीडियम इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं मैं, मीडियम डिपेंडेंट कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं हम डिवाइड करते हैं दूसरे मीडियम में, वो क्या चीज है? सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आराम से इस पॉइंट को आप समझ लो। अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, अगर आपने इसको मीडियम में रख दिया है तो क्या इनके बीच का कूलॉम फोर्स इफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्या इनके बीच का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। तो वो जो फोर्स लग रहा है 1/4πε0, एप्सिलॉन r भी लिखते हो आप, यहां पे k भी लिखते हो, Q1 Q2/r², ये क्या चीज है? दैट इज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो वो फोर्स आया कहां से? फर्स्ट कूलॉम फोर्स बिटवीन देम प्लस फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इसमें भी अपने को बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है आपस में, या बहुत ज्यादा किसी से भी इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो डिवाइड कर रहे हैं इसी को कूलॉम फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, बट अभी हमने क्या देखा था कि कूलॉम फोर्स क्या था? द फोर्स इन वैक्यूम, स्ट्रिक्टली द फोर्स इन वैक्यूम। तो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है दैट इज नॉट ओनली कूलॉम फोर्स, वो क्या है? कूलॉम फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम और इंडक्शन ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है चार्जेस के कारण, फील्ड के कारण, सो दैट इज ड्यू टू पोलराइजेशन।
वो नेट फोर्स इफेक्ट होता है। इस पॉइंट को फिर से मैं लिखा रहा हूं, आप आराम से लिख लेना, दैट कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मीडियम इंडिपेंडेंट बट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज मीडियम डिपेंडेंट। अब ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है उसका बेसिक आइडिया मैं वैसे आपको बता रहा हूं। सो मीडियम में कितना फोर्स लगेगा उसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ये एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कितना है 5 गिवन है। चार्जेस की वैल्यू 10 माइक्रोकूलॉम 20 माइक्रोकूलॉम है एंड दे आर केप्ट 3 मीटर अपार्ट। आपको बताना है फोर्स। अभी आप बस इतना समझो कि ये पोलराइजेशन के कारण ये फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पोलराइजेशन कैसे होता है वो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा देखा था। इधर अगर चार्ज रखा हुआ है इंडक्शन टॉपिक में, यहां एक स्लैब रखा हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका कॉन्सेप्ट और डिटेल में हम देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझना कि जब आप मीडियम में फोर्स निकालते हो, फोर्स इन मीडियम, तो यहां K से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन R। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना। This is not Coulomb force. This is net electrostatic force on any one charge due to the other charge plus the medium. तो ये वाला वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁹9, 10 माइक्रो 20 माइक्रो डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर एंड K की वैल्यू कितनी है 5 है। आप इसको कैंसिल कर दो, सो दैट इज 4 इंटू 10⁻⁴ कितनी बच गई यहां पे, -2.04 न्यूटन। तो अब आप एक चीज को थोड़ा समझना, अगर आपसे पूछा जाता इसमें फोर्स इन वैक्यूम कितना होता है, सो फोर्स इन वैक्यूम में सिर्फ इस 5 से डिवाइड नहीं होता। 5 से डिवाइड नहीं होता तो यहां 20 आता, इसका मतलब 0.02 न्यूटन आता। नाउ ये 5 टाइम्स जो फोर्स कम हो गया है दैट इज ड्यू टू मीडियम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन कितना हुआ, फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन, सो ऑब्वियस है इतना पहले लग रहा था, इतना अब लग रहा है, वो रिडक्शन, वो डिक्रीज कहां से आया, ड्यू टू मीडियम। सो दैट इज 0.2 माइनस 0.04, 0.16 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। तो अगर आप इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में याद करना चाहते हो, फोर्स इन वैक्यूम कितना है, सपोज ये F है, फोर्स इन मीडियम कितना है, F/K है। सो फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। इसको आप चाहो तो अच्छे से नोट कर सकते हो, दिस इज फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन, F1 माइनस 1/K। F क्या है यहां पे, फोर्स ड्यू टू वैक्यूम वाला केस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत सिंपल सा है, सारे फोर्सेस को सुपर इम्पोज कर दो किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहीं पे भी आप अप्लाई करो, उसका बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है, द नेट और रिजल्टेंट इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल, रिजल्टेंट इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल। उसको लिखना कैसे है स्कूल एग्जाम में वो भी बता दे रहा हूं मैं। सपोज देयर आर अ नंबर ऑफ चार्जेस, so this is Q1
Q2, Q3 और आपको फोर्स निकालना है Q0 पे। सो कैसे कैसे फोर्सेस लगेंगे? दिस इज फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, दिस इज ड्यू टू Q3। सो आप क्या लिखते हो? F net ऑन Q0 इक्वल टू फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 प्लस force on Q0 due to Q2 and so on, force on Q0 due to Qn। ठीक है, तो आप इसको वर्ड्स में भी लिखोगे और ऐसा भी लिखोगे। कैसे लिखोगे? फिर से देखो। सपोज देयर आर अ नंबर ऑफ चार्जेस, देन नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू all the charges when taken alone or when taken one at a time। ठीक है, इसके आगे भी सेंटेंस लिखना है, पहले आप इसको इतना समझो। टेकन वन एट ए टाइम का मतलब इस फोर्स के लिए सिर्फ हम Q1 को एज्यूम कर रहे थे कि वो यहां पे प्रेजेंट है, इस फोर्स के लिए Q2 को, इस फोर्स के लिए Q3 को। तो अगर फोर्स वेक्टर है तो वेक्टरली तो ऐड होगा, मोमेंटम वेक्टर है तो वेक्टरली ऐड होगा। इसमें नया क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लॉ देने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जब ये सेकंड वाला चार्ज आ रहा है उससे फर्स्ट के फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेकंड थर्ड वाला जब आएगा इन दोनों के फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली ये लॉ कहना ये चाहता है दैट फोर्स ड्यू टू एनी वन चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर। तो इसको आगे सुपरपोजिशन लॉ में आपको नेक्स्ट लाइन में ऐड करना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको समझना और एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या लिखना है आपको? दैट इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस देन नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस व्हेन टेकन वन एट अ टाइम। द फोर्स due to one charge is unaffected due to the presence of all the other charges। तो यहां तक आप लिखोगे तो ये बहुत क्लियर होगा। थोड़ा इसको समझना आप। ये एक 10 माइक्रोकूलॉम का चार्ज है, यहां एक 10 माइक्रोकूलॉम का चार्ज है, इसके बीच में क्या लग रहा होगा? रिपल्सन। बीच में एक -5 माइक्रोकूलॉम का चार्ज लाके रख दो। दिस वाज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो आप क्वेश्चन को आराम से समझना। Due to the presence of C, the force between A and B will decrease, increase, remain same, none of these। तो ऐसे तो तीन में से ही होगी पॉसिबिलिटी। तो इसमें कई लोगों का आंसर आता है, 2 मिनट आप सोचो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C, नेट फोर्स, 2 मिनट आप इसको सोचो। दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C, फोर्स ऑन A ड्यू टू B विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। फिर अब पॉज करके सोच के वापस आओ। तो इसका आंसर है इट विल रिमेन सेम। तो कुछ लोगों का कॉमन सेंस ये कहता है कि ये बीच में आ गया है तो फोर्स को या तो कम कर देगा या तो ज्यादा कर देगा। वो जो भी करेगा नेट फोर्स के साथ करेगा। ये रिपल कर रहा था, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपल किया, उसने अट्रैक्ट किया, तो मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज होगा बट वो नेट फोर्स का होगा। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन ए पे क्या इफेक्ट होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ये कैसे चेंज होगा। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये टीवी देखने के जैसा नहीं है कि मैं टीवी देख रहा हूं, बीच में कोई आ गया, हमारा छोटा भाई आ गया, चल हट सामने से, मेरा फोर्स इफेक्ट हो जा रहा है, अट्रैक्शन इफेक्ट हो जा रहा है। ऐसा नहीं है। फोर्स दो चार्जेस के बीच में, इसके बीच में चार्ज है, इसके अराउंड है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए सुपरपोजिशन पढ़ने की अपने को जरूरत पड़ती है। तो पहले हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फोर्स अलोंग द सेम लाइन एक्ट कर रहे हैं। देखिए, सपोज 36 microcoulomb charge and a 16 microcoulomb charge. These are kept 10 meter apart. ये आप नोट बनाते जाओ। Two charges 36 microcoulomb and 16 microcoulomb are kept 10 meter apart. Find the position of neutral point.
लिखते जाओ आप, फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। सो ऑब्वियसली जैसा इसके नाम से क्लियर है, न्यूट्रल पॉइंट इट मींस वेयर, आप चाहो तो नोट कर लो, वेयर इफ अ थर्ड चार्ज इज केप्ट इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। तो बहुत आसान सा है, क्या करोगे आप इसको 36 माइक्रो 16 माइक्रो, आप एज्यूम कर लो दैट न्यूट्रल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस x, neutral point is at a distance x from 36 microcoulomb charge, then F net on q should be equal to 0। इसको मैं बिना वेक्टर फॉर्म के बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये कितना फोर्स लगाएगा बताओ, 36 वाला k इंटू 36 माइक्रो इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, राइट में, उसको प्लस ले लो, ये किधर लगाएगा, लेफ्ट में, सो k इंटू 16 माइक्रो इंटू q 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सब कुछ कैंसिल होके क्या बचेगा, 36 अपॉन एक्स स्क्वायर 16 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पूरा स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक में नहीं फंसना, इसका रूट ले लो, सो दैट इज 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन 10 माइनस एक्स। सो पहले प्लस साइन लेके देखो, ये वैल्यू आएगी 60 माइनस 6x इक्वल टू 4x। सो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 6 मीटर, 10x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 6 मीटर। तो आपका आंसर क्या हुआ, दैट न्यूट्रल पॉइंट विल लाई एट अ डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम 36 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 4 मीटर फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम चार्ज। अगेन ये रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, समझ कैसे रहे हैं। एक 36 माइक्रोकूलम का चार्ज था, एक 16 माइक्रोकूलम का चार्ज था। न्यूट्रल पॉइंट आपको मिला कहां पे, 36 से दूर 16 के क्लोज। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना, न्यूट्रल पॉइंट अगर सिमिलर चार्जेस है, ठीक है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो दोनों के बीच में मिलेगा, इधर नहीं मिल सकता है, इधर नहीं मिल सकता है। इधर क्यों नहीं मिल सकता है, दोनों रिपल कर देंगे, यहां भी नहीं मिल सकता, दोनों रिपल कर देंगे। तो कहां पे मिलता है ये, इट लाइज क्लोज टू द लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज, ऑलवेज इट लाइज क्लोज टू द लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज। ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्यों, इसके पास जाएगा तो इसका फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो हमेशा ये किसके क्लोज लाई करता है, लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज के। एक एग्जांपल से आप इसको समझो थोड़ा। ये घर में पापा है, ये एक मम्मी है, ये बीच में आप हो। अब आप फिलहाल आपको ये समझना है कि ये दोनों रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे हैं। जनरली होता है कि एक अगर रिपल्सिव लगाता है तो एक जनरली अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि दोनों तरफ से रिपल्सन है, इधर भी जाओगे तो भी डांट पड़ने वाली है, इधर भी जाओगे तो भी डांट पड़ने वाली है। अभी अभी आपके टेस्ट का रिजल्ट आया है, नीट के, IIT JEE के, किसी भी टेस्ट का रिजल्ट आया है, मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया है, स्कूल टेस्ट का रिजल्ट आया है, किसी भी टेस्ट का रिजल्ट आया है, और फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है, आपको इनसे ज्यादा डर लगता है, ये ज्यादा डांटते पीटते हैं, और अभी रिजल्ट आया है, बहुत ही बेकार रिजल्ट आ गया। एज्यूम कर लो, ऐसा आएगा नहीं, एज्यूम कर लेते हैं हमारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, तो क्या किसके पास रहना पसंद करेंगे, ज्यादा मैग्नीट्यूड के पास या कम मैग्नीट्यूड के पास? ऑब्वियसली कम मैग्नीट्यूड के पास। इनके पास चले गए रिजल्ट लेके, और पापा क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, और इनके पास जाके लेट गए, तो क्या होगा, इतना जबरदस्त फोर्स लगेगा कि कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही अगर ये चार्ज इनके पास गया तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम कर दिया, तो ये कभी बैलेंस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो एक रिजल्ट आप इसको दिमाग में रखना, सिमिलर चार्जेस है, बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, किसके क्लोज मिलेगा, लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज के। आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन में, अगर ये माइनस चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा। सो नेक्स्ट केस इज दिस, जिसमें
अपोजिट चार्जेस है, एक प्लस है और एक माइनस चार्ज है। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने इसको -1 माइक्रोकूलम ले लिया है। नाउ आपको बताना है वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा आप एज्यूम करके देखो, 36 माइक्रो -1 माइक्रो। क्या यहां एक कोई चार्ज रख दोगे तो वो स्टेबल होगा? नहीं होगा। अभी हमने क्या डिसाइड किया था, इसके पास तो जाना ही नहीं है, तो ये इसके बहुत क्लोज चला जाएगा और इसका फोर्स हमेशा क्या कर देगा, डोमिनेट कर देगा। ऑल्दो ये फोर्स लगाएगा लेफ्ट में, सोचो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट में। ये किधर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करके राइट में, बट ये हमेशा डोमिनेट कर जाएगा, तो यहां भी नहीं हो सकता। बीच में तो अब हो ही नहीं सकता है, क्यों? इसने रिपल किया, उसने अट्रैक्ट किया, ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ गए, यहां भी नहीं हो सकता है। तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो पहला कंक्लूजन तो हमारा ये हुआ इस केस में कि अगर चार्जेस अपोजिट है तो न्यूट्रल पॉइंट लेसर वाले के क्लोज तो अभी भी मिलेगा। मैग्नीट्यूड सिर्फ देखना, माइनस को मत देखना, लेसर मैग्नीट्यूड के पास अभी भी मिलेगा। मतलब कहां पे मिलेगा, टू द साइड ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज, ऑन वन साइड ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज, बीच में नहीं मिलेगा। तो इसको स्टार्ट ही कैसे क्वेश्चन को करना है, यहां लेके कभी नहीं करना है, यहां लेके कभी नहीं करना है, वैल्यू कभी भी सही नहीं आएगी। नाउ यहां आपने लिया 36 माइक्रो, यहां ले लिया -1 माइक्रो एंड दिस डिस्टेंस इज 10। यहां आपने एक चार्ज लाके रख दिया और ये डिस्टेंस आपने x एज्यूम कर ली। अब इस बार यहां से जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी होगी, 10 + x। अब वही अप्लाई कर दो, इसका फोर्स कितना, k × 36 माइक्रो × q अपॉन 10 + x का होल स्क्वायर। अभी मैं माइनस लिख के नहीं कर रहा हूं, आप इतना समझ जाओ, मैग्नीट्यूड भी इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। माइनस लिखना है, माइनस लिख दो, इसका फोर्स प्लस में, इसका फोर्स माइनस में, k × 1 माइक्रो × q अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आया, 36 अपॉन 10 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x का स्क्वायर। रूट ले लो, सो 6 अपॉन 10 + x इक्वल टू 1 अपॉन x। सो 6x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 10 + x, x इज 2 मीटर। सो आप क्या लिखोगे आंसर, द न्यूट्रल पॉइंट लाइज एट अ डिस्टेंस 2 मीटर टू द साइड ऑफ और टू द राइट ऑफ -1 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, अभी भी लेसर मैग्नीट्यूड के क्लोज है, लार्जर वाले से थोड़ा दूर है। आगे बढ़ने से पहले इसी को हम थोड़ा सिंबल के फॉर्म में करके देखते हैं। ये चार्ज अगर Q1 होता, ये चार्ज अगर Q2 होता, ये R है, कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मींस बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। आपको बताना है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। चाहो तो आप कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है चार्ज Q1, ये है Q2। सपोज हियर इज द न्यूट्रल पॉइंट, ये डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं R1, ये डिस्टेंस लिख रहा हूं R2। तो आप क्या करोगे, k Q1Q R1 स्क्वायर, k Q2Q अपॉन R2 स्क्वायर। आप माइनस करके 0 भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। नाउ टेक रूट बोथ साइड, रूट ओवर Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2। सो एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट ओवर Q1 अपॉन रूट Q2। सो ये इस रेशियो में इसको डिवाइड करता है। आगे आपको ये भी पता है R1 प्लस R2 इक्वल टू R, R2 को यहां से एलिमिनेट कर दो, रूट ओवर Q2 अपॉन रूट ओवर Q1 इनटू R1 इक्वल टू R। सो R1 क्या आ गया, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इनटू R। नाउ अगर आप यहां R2 निकालते तो यहां क्या आता, रूट ओवर Q2। इसको अगर हमने विजुअलाइज कर लिया कि ये रूट के रेशियो में डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये थोड़ा ध्यान से देखना। और ये अप्लाई कब होगा, जब दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं,
सिमिलर है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों क्या है, नेगेटिव है। जब एक अपोजिट आएगा तो आप ट्राई करके देखना, यहां पे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आएगा। अब देखते हैं कि इसको शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करना है। ये अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी को लेते हैं। सपोज आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, सो 36 एंड 60, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो एक तो ये फॉर्मूले में रख दो, √36 प्लस 16 इंटू 10, इसका मतलब 6 मीटर। नो, मेरा पर्पस आपको ये फॉर्मूले रटाना नहीं है, आपको विजुलाइज कराना है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और फास्ट बिना फॉर्मूले के भी आप निकाल सकते हो, इससे भी फास्ट। इसके रूट का रेशियो क्या होगा, R1 R2 का रेशियो जो है वो रूट का रेशियो है। तो ये कितना हुआ, 6:4। 6:4 के रेशियो में 10 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑब्वियसली ये 6 आएगा, उधर क्या आएगा, 4 आएगा। ये डिस्टेंस 20 होती तो ये 12 आता, ये 8 आता। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज कि एक क्वेश्चन को आप कितना फास्ट कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अभी ये जो हमने दो रिजल्ट डिसाइड किए, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस में न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। अभी भी एनसीईआरटी और अदर बोर्ड्स जो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं या वट एवर काइंड ऑफ बोर्ड, अभी भी ये उसी का लेवल चल रहा है, तो परेशान नहीं होना। अभी जिनको भी एनसीईआरटी भी करना है उनको भी ये सारे क्वेश्चन करने ही है। मेंस और एडवांस वाले जब क्वेश्चन अलग से आएंगे मैं आपको बता दूंगा। नाउ सी, हमने डिसाइड क्या किया। पहली बात तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कहां लाई करता है, लेसर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। अनलाइक सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास याद करो हमेशा कहां लाई करता था, लार्जर मास के क्लोज। ये कहां लाई करता है, लेसर चार्ज के क्लोज। इसको आप थोड़ा सा याद रखना। नाउ हमने क्या डिसाइड किया, अगर ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस बोथ प्लस और बोथ माइनस, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, मिडिल वाले रीजन में। किसके क्लोज, लेसर मैग्नीट्यूड के क्लोज। और अगर ये अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो कहां पे मिलेगा, अभी भी लेसर मैग्नीट्यूड के क्लोज ही मिलेगा, बट साइड में मिलेगा। कहां मिलेगा, साइड में। तो ये दो पॉइंट्स आप लिख लेना आप आराम से। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो हम यहां पे हर केस में 2 पॉइंट चार्जेस रखेंगे, यहां पे इन दोनों पॉइंट्स पे। और यहां 3 रीजन्स में आप इसको, ये ऑब्वियसली ये चार्जेस इस प्लेन को 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट ऑफ फर्स्ट चार्ज, मिडिल रीजन एंड राइट रीजन। तो आपको बताना है न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिलेगा। जैसे अगर ये दोनों के दोनों प्लस क्यू है, फर्स्ट केस कहां पे मिलेगा बताओ, किस रीजन में मिलेगा, सेकेंड रीजन में, एग्जैक्टली एट सेंटर। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये दोनों माइनस भी होते तो कहां पे मिलता, सेकेंड रीजन में ही, एग्जैक्टली एट सेंटर। प्लस 3q एंड माइनस q कहां पे मिलेगा बताओ, किस रीजन में मिलेगा, थर्ड रीजन में, टू द साइड ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड, इसके साइड में। बीच में तो अब ये मिल नहीं सकता है, तो क्या आंसर आएगा, थर्ड। नेक्स्ट, माइनस 5q 4q। तो यहां कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों को लगता है ये लेसर चार्ज है, वो ज्यादा है क्योंकि ये माइनस है। आपको पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज ओनली अदर काइंड ऑफ चार्ज। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मैग्नीट्यूड ध्यान देना है। मैग्नीट्यूड किसका कम है, 4q का। अभी भी उसके साइड में कौन सा रीजन होगा, थर्ड रीजन होगा। तो यही केसेस होंगे, या तो सिमिलर होंगे या तो अपोजिट होंगे। नेक्स्ट है, अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिलेगा, स्टेबिलिटी वाला रीजन कहां पे मिलेगा चार्ज को। आप लोग थोड़ा सोचो पॉज करके और बताओ। इसका आंसर है नो सच रीजन। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है एंड नेचर अगर डिफरेंट है तो कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इस रीजन में कभी मिल नहीं सकता है, ये रिपल कर देगा, वो अट्रैक्ट कर देगा, पूरा चार्ज राइट में भाग जाएगा।
यहां अगर आया तो हमेशा इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, इधर गया हमेशा इसका फोर्स डोमिनेट करेगा। एंड न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है फोर्सेस इक्वेट होने चाहिए, तो इसका मतलब इस केस में कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना। अभी तक कैसे क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, जिसमें फोर्स अलोंग द सेम लाइन एक्ट कर रहा था। अब कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो कैसे ऐड करेंगे उसको, वेक्टरली करेंगे जैसे 11th में कर रहे थे। ग्रेविटेशन में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, आते हैं वैसे ही क्वेश्चन करके देखते हैं। So suppose 3 point charges are kept at the vertices of equilateral triangle। यहां ये कोई रॉड वॉड नहीं है, सिर्फ ये 3 चार्जेस है जो इक्विडिस्टेंट ऐसे रखे गए हैं। You have to find net force on any one charge। Find net force on any one charge। नाउ बहुत सिंपल सा है, एक चार्ज पे कितने चार्जेस फोर्स लगाने वाले हैं, 2 चार्जेस लगाने वाले हैं। एक चार्ज तो कभी खुद के ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं, ऐसा सिर्फ आदमी कर सकता है, अपने आप को चाटा मार सकता है। तो 2 बाकी चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये इधर लगाएगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, ये इधर लगाएगा। सपोज ये F1 है, ये F2 वेक्टर है। इन दोनों का डायरेक्शन अलग हो सकता है बट मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम होगा। कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो आप इसको एज्यूम कर लो, लेट इट बी F K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सो F नेट का फॉर्मूला क्या था, इन सबको ऐसा अगर आप कैलकुलेट करोगे पैरेललोग्राम लॉ से तो ये कितना आएगा, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो थोड़ा आप समझना, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये कितना आया 2F स्क्वायर, cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2। ये वैल्यू आती है √3F, F net इक्वल टू √3F। सो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई, F इक्वल टू √3 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सा है। डायरेक्शन कैसे लिखोगे, अलोंग एंगल बाइसेक्टर आउटवर्ड। तो ये सारे पार्टिकल्स पे अलोंग एंगल बाइसेक्टर आउटवर्ड फोर्स लगेगा। अगर आप रिलीज कर दोगे ये ऐसे मूव करेंगे एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में आउटवर्ड। नाउ इस क्वेश्चन को अगर आपको देखते के साथ ओरली करना है तो कुछ रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं वेक्टर में और 11th की क्लास में, दैट इक्वल मैग्नीट्यूड वाले अगर फोर्सेस हैं तो उसके कुछ रिजल्ट्स आप याद कर दो, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूं। 0 डिग्री पे 2 फोर्सेस लग रहे, दोनों की वैल्यू F है, रिजल्टेंट कितना आता है 2F। 180 डिग्री पे कितना आता है 0, 60 डिग्री पे कितना आता है √3F, 90 डिग्री पे कितना आता है √2F, 120 डिग्री पे कितना आता है F। तो ये बहुत सिंपल से कुछ रिजल्ट्स है। तो 60 डिग्री पे डायरेक्टली √3F आता है। नहीं भी याद होता है कोई बात नहीं, करते करते याद हो जाएगा क्यों आता है √3F, ये आप देख सकते हो। अब आपसे सारे चार्जेस पे फोर्स निकालने बोला गया है। आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहां इन दोनों पे सिमिलर फोर्स आएगा, सेम फोर्स आएगा, इस पे थोड़ा अलग आएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। अगर आप माइनस पे फोर्स निकालोगे, अब ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, ये भी क्या करेगा अट्रैक्ट, तो नेट फोर्स जो इस पे आएगा टुवर्ड्स सेंट्रॉइड उतना ही आएगा। F net इक्वल टू √3 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसमें तो कोई नया केस है नहीं, इस माइनस वाले पे बस ये डिफरेंस आ गया, वो आउटवर्ड था, ये फोर्स इनवर्ड आ रहा है अलोंग एंगल बाइसेक्टर। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों प्लस वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं, वो भी सेम आएगा या अलग अलग आएगा। एक पे फोर्स निकाल के देखते हैं। ये माइनस वाला करेगा अट्रैक्ट, ये प्लस वाला करेगा रिपल। सो इस माइनस वाले ने इसको किया अट्रैक्ट, इसने किया रिपल।
नेट फोर्स कहीं इधर लगेगा, ये इंटरेस्टिंग है, ये इसको इधर ढकेल रहा है, ये इसको इधर की तरफ पुल कर रहा है, तो नेट फोर्स इधर आएगा। ये अगर F है, ये भी F है, दिस इज 120 डिग्री। सो F नेट अब कितना आएगा? रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab cos 120. Cos 120 is minus 1 by 2. So this is f square plus f square 2f square minus 1 by 2 f square cancel, net force F आएगा। तो अभी जो मैं रिजल्ट बता रहा था उसमें ये भी बताया था 120 डिग्री पे कितना आता है, F ही आता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो इस पे आया रूट 3 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इस पे आया KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर 3 की जगह 4 चार्जेस है, कहां पे रखे हुए? स्क्वायर के कॉर्नर्स पे। You have to find net force on any one charge. Now, बहुत सिंपल सा है, सारे फोर्सेस निकालो आप। इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा। इस पे सपोज करो मैं फोर्स निकालता हूं, है ना। आप क्वेश्चन का डायग्राम सॉल्यूशन का अलग बनाना, जिन लोग नोट्स बना रहे हो, ताकि आपको अप्रोच समझ में आए, क्या गिवन है, हमने क्या किया है। इस पे एक फोर्स इसने लगाया F1 वेक्टर फर्स्ट में, सेकंड ने कितना लगाया? F2 वेक्टर में। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? बिल्कुल मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस एल है, बस डायरेक्शन अलग होगी। नेक्स्ट, उधर से जो फोर्स लग रहा है ये वाला, वो फोर्स कितना होगा? थोड़ा वीक होगा वो। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? रूट 2 है, तो उसको मैं थोड़ा कम शो कर रहा हूं ऐसा। सो दैट इज F। अब ये 3 फोर्सेस को अपने को ऐड करना है, इन तीनों फोर्सेस को ऐड करना है, ठीक है। या इसको F डैश ले लो। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड तो कितना है? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऑब्वियसली वो भी कितने एंगल पे आएगा? 45 पे। क्यों आएगा? बिकॉज दोनों इक्वल है। इक्वली अगर आप दोनों तरफ से ऐसा खींचोगे 90 डिग्री पे, पार्टिकल बीच में जाएगा। सो F1 प्लस F2 का मॉड अगर आप निकालते हो, इसको भी F ले लो, इसको भी F ले लो, 90 डिग्री पे इन दोनों का सम कितना आएगा? बहुत सिंपल सी बात है, 2F1 F2 cos 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। यहां पे 2F1 F2 cos 90, दैट वैल्यू इज 0। तो ये फोर्स आ गया रूट 2F। अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, देखो सारे केस अभी जो मैंने बताए थे वो यहां डिस्कस हो जा रहे हैं। 60 पे रूट 3F आता है, 90 पे कितना आता है? रूट 2F आता है। मतलब रूट 2 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला हमको क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही थी? बिकॉज दे वर एट सम एंगल। ये फोर्सेस एक एंगल पे थे। डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ये भी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आया, ये भी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आया, तो ये वाला फोर्स आया थोड़ा ज्यादा, ये रूट 2L। इन दोनों को हम लोग हटा चुके हैं, उसी का सम ये वाला आया है। अब नेट फोर्स अगर आपको निकालना है, सो दिस फोर्स प्लस F डैश, अभी इसका फोर्स ऐड नहीं हुआ है। सो रूट 2 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? KQ स्क्वायर अपॉन रूट 2L का होल स्क्वायर। सो रूट 2 प्लस 1 by 2 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये उसका आंसर है। अगर आप ये दो केसेस थोड़ा याद रखते हो, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में रूट 3, स्क्वायर के केस में रूट 2 प्लस 1 by 2, सारे इक्वल चार्जेस के केस में, तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन कई बार फास्ट हो सकता है। तो ऐसा रटने की जरूरत तो नहीं होती है, बट अगर आप ये याद रखोगे
तो ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी फास्ट सॉल्व होंगे आपसे, और वो मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता रहा हूं कि इस रिजल्ट से आप फास्ट कैसे कर सकते हो। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दैट इसके सेंटर पे कितना चार्ज लाके रखोगे सो दैट किसी एक वाले चार्ज पे या सारे कैपिटल क्यू पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कैपिटल क्यू इट मींस ऑल द कैपिटल क्यू। ठीक है, तो सपोज आप यहां चार्ज लाके क्या रखते हो, क्यू। इसका सॉल्यूशन ऐसा स्टार्ट होगा, सपोज दिस चार्ज इज क्यू। अब इसका जो फोर्स है, पहले से जो नेट फोर्स इस पे लग रहा था उसको ये क्या करेगा, बैलेंस। तो पहले से कितने फोर्सेस लग रहे थे, 3, ये आ गया, ये चौथा। अब अगर आप पूरा कैलकुलेशन फिर से करोगे 3 फोर्सेस का, इसका फोर्स 4 फोर्सेस का, तो कभी 1 मिनट में सॉल्वेबल नहीं होगा। वो भी ध्यान रखना है अपने को कॉम्पिटिटिव के लिए। तो क्या करना है, ये अकेला बैलेंस करेगा इन सब के फोर्स को। सो ये 3 इसके जो कैपिटल क्यू वाले थे कितना फोर्स लगा रहे थे, इनिशियली जो एफ नेट था, सपोज वो एफ डबल डैश में लिख देता हूं, और ये एफ। इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा। तो ये चार्ज प्लस तो रह नहीं सकता, इसको आप माइनस ले लो। प्लस भी लोगे अपने आप वो माइनस आ जाएगा। इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करो। सो एफ डबल डैश इक्वल टू एफ। एफ डबल डैश कौन सा वाला फोर्स है, सोच के बताओ, ड्यू टू रेस्ट ऑफ 3 कैपिटल क्यू। सो वो कितना था, √2 प्लस 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये अकेला कितना फोर्स लगा रहा है, के क्यू क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होती है, डायगोनल का हाफ। डायगोनल है √2l डिवाइडेड बाई 2, इट मींस l बाई √2 का होल स्क्वायर। सो यहां से आपको मिलेगा q का मैग्नीट्यूड। सपोज क्या क्या कैंसिल हो जाता है, ये पूरा कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, यहां डिवाइड होगा। सो √2 प्लस 1/2 l स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, q अपॉन 2। आप और भी इसको सिंप्लीफाई करके 2√2 प्लस 1/4 भी लिख सकते हो। तो आंसर, ये तो उसका मैग्नीट्यूड है। आंसर क्या है हमारा, द q रिक्वायर्ड इज माइनस ऑफ 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू q। तो ये कुछ रिजल्ट्स याद करने से ऑब्वियसली कैलकुलेशन फास्ट तो होता ही है। नेक्स्ट एक थोड़ा ट्रिकी बट पॉपुलर सा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू। मैं बोल रहा हूं, आप उसको पॉज कर करके लिखते जाना। 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू आर केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। हाउ मच शुड बी द थर्ड चार्ज टू बी केप्ट एट सेंटर so that the system remains in equilibrium, so that the system remains in equilibrium। उसको शॉर्ट में यहां मैं लिख रहा हूं, ये Q है, ये Q है। What should be the third charge here at center so that system remains in equilibrium। इक्विलिब्रियम इसके ऑप्शंस हैं, एनी चार्ज, सेकेंड माइनस q/4, नेक्स्ट इज q/2 एंड डी इज q/4। तो इसको पॉज करके आप सॉल्व करके बताओ। नाउ कई बार कुछ कॉमन सेंस से कई लोगों का आंसर आता है एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। क्यों, उनको पता है यहां कोई सा भी चार्ज रख दोगे दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लगेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। बट वो आंसर नहीं है इसका। जिन लोगों का ये आंसर आया है माइनस q/4 वो सही है। थोड़ा ध्यान से देखना क्यों होगा ये वाला। इसमें ये नहीं बोला गया है दैट दिस थर्ड चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम। इसमें नहीं लिखा है सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहां 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अगर सिर्फ ये लिखा रहेगा सो दैट द थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, और व्हाट शुड बी द थर्ड चार्ज सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, एनी चार्ज। बट यहां क्या लिखा है, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम,
तो उसके लिए क्या करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां कोई सा भी चार्ज लाके रख दो, कोई सा भी चार्ज लाके रख दो, इसकी टेंशन तो नहीं है, ये तो स्टेबल रहेगा ही, हमेशा इधर से इक्विडिस्टेंट होगा, ये दूर भी चले जाएंगे तो भी ये इक्विडिस्टेंट होगा, ये तो स्टेबल हो ही जाएगा। तो अगर इन दोनों का फोर्स आप बैलेंस करोगे, कुछ लोगों ने करके देखा भी होगा, आपको 1 = 1 मिलेगा सॉल्व करके, इक्वेशंस बैलेंस करके, दोनों फोर्सेस बैलेंस करके। उससे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है दैट इधर से फोर्सेस बैलेंस होंगे, इक्विडिस्टेंट है इसलिए। तो क्या करना चाहिए, अब ये भी बहुत क्लियर है कि ये चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, एक अगर ये वाला रिपल कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है, तो ये जो थर्ड चार्ज आपने लाया है उसको क्या करना पड़ेगा, इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें हमने उसको ऑलरेडी -q ले लिया था, मैग्नीट्यूड आ गया था। कुछ लोग को जैसे मैं बता रहा था दैट अगर आपने इसको प्लस भी लिया तो अपने आप वो क्या आ जाएगा, माइनस। वो करके मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। सपोज ये चार्ज क्यों है, अगर ये पॉजिटिव हमने लिया तो इस साइड वाले पे फोर्स क्या आएगा, F1 F2, और ये नेट फोर्स आएगा 0। तो आप लिखोगे F1 + F2 = 0। ये स्मॉल क्यू कितना फोर्स लगाएगा, सपोज ये टोटल डिस्टेंस अगर L, ये आपने क्या ले लिया L/2, प्लस ये कितना फोर्स लगाएगा KQQ L² = 0। ये सब कैंसल हो जाएगा उधर जाके, बचेगा क्या सिर्फ बताओ, ऐसा KQQ 4L² = KQ² L²। सो Q की वैल्यू क्या आ गई, -Q/4। मैथमेटिक्स इज अमेजिंग। अगर आपने इसको प्लस भी ले लिया, अपने आप क्या बता देगी वो कि यहां माइनस चार्ज होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, -Q/4। तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 टाइप के। सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, आंसर क्या आएगा, -Q/4। थर्ड चार्ज सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, तो वो क्या आएगा, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसमें प्रॉब्लम कहां पे हो रही थी, ये तो स्टेबल हो जाएगा, ये दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर कोई सा भी अमाउंट ऑफ चार्ज रख दिया। यहां पे क्या होगा, अगर आप -Q/4 ले जाके रख दोगे एंड दे आर फ्री टू मूव, ये दोनों चार्जेस फ्री टू मूव है, फिक्स नहीं है, फिर भी कोई नहीं हिलेगा, इन तीनों में से कोई नहीं हिलेगा, और ये -Q/4 के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल स्टेबल रहेगा। तो ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है, बट ये NCERT, नीट, मेंस, एडवांस किसी में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां तक का पोर्शन NCERT बोर्ड के लिए, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एनी बोर्ड सिलेबस, उसमें यहां तक चीजें आ सकती है। तो जिनका पर्पस सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, उन लोग कूलॉम्स लॉ यहां तक कर लो, मोर देन सफिशिएंट होगा। जो नीट, मेंस, एडवांस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो जो लोग नीट, मेंस, एडवांस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग नेक्स्ट वाले वीडियो जरूर देखना, बिकॉज नीट के लिए भी सिर्फ NCERT पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर तो होगा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा नीट ने भी वो लीकेज ऑफ चार्ज वाला क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था। तो मैं रेकमेंड नीट वालों को भी करूंगा कि वो वीडियो आप जरूर देखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।